अगर आप बार बार यही सोचते हैं कि इंस्टीट्यूशंस चार्ट पर एक झटके में प्राइस को उठा कैसे लेते हैं और आप सही डायरेक्शन में होते हुए भी थोड़ा सा पुलबैक आते ही स्टॉप आउट हो जाते हैं, तो आज की वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे ऐसे जोन्स की, यानी वो एग्जैक्ट एरियाज जहां से बिग प्लेयर्स अपने बाय और सेल ऑन ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और जहां से प्राइस बार बार रिएक्शन लेती है। ये कोई रैंडम जोन्स नहीं होते, बल्कि चार्ट पर फुटप्रिंट की तरह होते हैं जो हमें बताते हैं कि स्मार्ट मनी ने कहां पोजीशन बनाई है और आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक एक्यूरेट जोन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है और फिर उसे ट्रेड कैसे किया जाता है, दोनों तरीकों के साथ, ताकि आप भी अपने चार्ट पर इन जोन्स को कॉन्फिडेंस के साथ मार्क कर सकें। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। जब भी चार्ट पर कोई बड़ा मूव आता है, यानी प्राइस एक ही डायरेक्शन में तेजी से भागती है, तो उस मूव से ठीक पहले जो आखिरी ऑपोजिट कैंडल होती है वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। मतलब अगर प्राइस ऊपर की तरफ तेजी से मूव कर रही है, तो उससे पहले जो आखिरी रेड या बेरिश कैंडल बनी होगी वही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगी। और इसी तरह अगर प्राइस नीचे की तरफ तेजी से गिर रही है, तो उससे पहले बनी आखिरी ग्रीन या बुलिश कैंडल हमारा बेयरिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक होगी। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि इंस्टीट्यूशंस एक ही बार में अपना पूरा पोजीशन नहीं भरते, वो धीरे धीरे ऑर्डर्स एक्यूमुलेट करते हैं और जब उनका काफी बड़ा हिस्सा भर जाता है तब प्राइस उस जोन से तेजी से निकल जाती है। तो जब भी प्राइस वापस उस जोन के पास आती है, वहां अभी भी उनके बचे हुए अनफिल्ड ऑर्डर्स पड़े होते हैं और यही वजह है कि प्राइस उस जोन से दोबारा रिएक्शन लेती है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, चार्ट पर हर ऑपोजिट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। बहुत सारे नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, वो किसी भी रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानकर उस पर ट्रेड लेने बैठ जाते हैं और फिर प्राइस उस जोन को बिना किसी रिएक्शन के ब्रेक करके निकल जाती है। एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए उसे 4 अलग अलग कंडीशंस को पूरा करना होता है और जब तक ये चारों कंडीशंस एक साथ पूरी नहीं होती, तब तक हम उस जोन को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। तो चलिए इन चारों को एक एक करके बारीकी से समझते हैं, ताकि अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो आपको खुद ये पता चल जाए कि सामने वाली कैंडल असली ऑर्डर ब्लॉक है या सिर्फ एक नॉर्मल कैंडल। पहली कंडीशन है पिवट कैंडल की। हमारी जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है उसे अपने ठीक पिछली कैंडल के ऊपर या नीचे क्लोज होना चाहिए। मतलब अगर हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं तो उस बेरिश कैंडल का क्लोज अपनी पिछली कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए, यानी वो अपनी पिछली कैंडल के मुकाबले एक साफ पिवट लो बना रही हो। इसी तरह अगर हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं तो उस बुलिश कैंडल का क्लोज अपनी पिछली कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए, यानी वो एक साफ पिवट हाई बना रही हो। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यही पिवट दिखाता है कि उस कैंडल के बनने के दौरान असल में एक स्ट्रॉन्ग पुश आया था, यह कोई साधारण साइडवेज कैंडल नहीं थी। अगर कैंडल का क्लोज अपनी पिछली कैंडल के अंदर ही रह जाए तो वो एक कमजोर पिवट मानी जाएगी और उसे हम ऑर्डर ब्लॉक के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन है इम्बैलेंस की, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। जब हमारी पिवट कैंडल बनती है और उसके बाद जो मूव आता है, तो उस पिवट कैंडल और आगे की एक या दो कैंडल्स के बीच हाई और लो में एक साफ गैप नजर आना चाहिए, यानी बीच की कैंडल का बॉडी इतना बड़ा हो कि पहली और तीसरी कैंडल के विक्स आपस में ओवरलैप ही ना करें। यह गैप इस बात का सबूत है कि उस मूव में कितनी ताकत के साथ बाइंग या सेलिंग आई थी। जितना साफ और बड़ा इंबैलेंस होगा उतना ही स्ट्रांग माना जाएगा वो ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसका मतलब है कि उस पुश के पीछे बहुत सारा एग्रेसिव ऑर्डर फ्लो था, यानी इंस्टीट्यूशंस ने वहां से बहुत तेजी से प्राइस को ढकेला। अगर मूव के बाद कोई इंबैलेंस नहीं बनता, यानी कैंडल्स आराम से एक के बाद एक ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ती है, तो समझ लीजिए कि उस पुश में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी और वो जोन हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगी। तीसरी कंडीशन है अनमिटिगेटेड होने की। हमारी ऑर्डर ब्लॉक जोन बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, यानी उस कैंडल के बनने के बाद से लेकर अभी तक प्राइस ने उस जोन को दोबारा छुआ ना हो। जैसे ही प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक में वापस आकर उसे एक बार टैप कर लेती है, तो माना जाता है कि उस जोन में पड़े हुए ज्यादातर पेंडिंग ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं और अब वो जोन अपनी ताकत खो चुकी है। ऐसे में अगर आप उसी जोन को दोबारा टैप होने के बाद ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है,
क्योंकि अब वहां इंस्टीट्यूशंस के पास डिफेंड करने के लिए ज्यादा ऑर्डर्स बचे ही नहीं होते। इसलिए जब भी आप अपने चार्ट पर ऑर्डर्स ब्लॉक्स मार्क करें, हमेशा उन्हीं जोन्स को प्रायोरिटी दें जो अभी तक अनटचेड हैं, यानी जिन्हें प्राइस ने बनने के बाद पहली बार अप्रोच किया हो। चौथी और आखिरी कंडीशन है मार्केट स्ट्रक्चर की, यानी उस मूव की वजह से एक साफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनना चाहिए। मतलब सिर्फ एक पिवट कैंडल और इम्बैलेंस बन जाना काफी नहीं है, उस पूरे मूव को मार्केट स्ट्रक्चर में भी एक मीनिंगफुल बदलाव लाना चाहिए। अगर हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो उस पुश की वजह से प्राइस को अपने पिछले किसी स्विंग हाई को ब्रेक करना चाहिए, यानी एक हायर हाई बनना चाहिए। और अगर हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो उस पुश की वजह से प्राइस को अपने पिछले किसी स्विंग लो को ब्रेक करना चाहिए, यानी एक लोअर लो बनना चाहिए। यह कंडीशन इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमें बताती है कि यह सिर्फ एक रैंडम पुश नहीं था, बल्कि इस मूव के पीछे इतनी ताकत थी कि उसने पूरी मार्केट स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। जब चारों कंडीशंस यानी पिवट कैंडल, इम्बैलेंस, अनमिटिगेटेड जोन और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक साथ एक ही जगह पर मिलती है, तभी वो जोन हमारे लिए एक सच में हाई प्रोबेबिलिटी ऑन ऑर्डर ब्लॉक बनती है और यहीं से हमारी ट्रेडिंग शुरू होती है। अब बात करते हैं कि इन ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड कैसे किया जाए। इसके दो मुख्य तरीके होते हैं और दोनों की अपनी अलग अप्रोच है। पहला तरीका है रिस्क एंट्री। इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक जोन के बिल्कुल एज पर, यानी उस कैंडल के हाई या लो के पास सीधे एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जैसे ही प्राइस वापस आकर उस जोन को छूती है, हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें मार्केट का इंतजार नहीं करना पड़ता, हमारी एंट्री बहुत अर्ली मिल जाती है। और अगर प्राइस वहां से तुरंत रिवर्स हो जाए तो हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि हमारी एंट्री सबसे बेहतरीन प्राइस पर हुई होती है। लेकिन इसके साथ एक रिस्क भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि प्राइस सच में उस जोन से रिवर्स होगी ही। कई बार प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक में सिर्फ थोड़ा सा घुसकर पूरे ब्लॉक को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती है, और ऐसे में हमारा ऑर्डर फिल होने के बावजूद ट्रेड गलत साबित हो सकता है। इसलिए इस मेथड को थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच माना जाता है। दूसरा तरीका है कंफर्मेशन एंट्री, और यही वो मेथड है जिसे मैं पर्सनली सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि इसमें विन रेट काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। इसमें हम सीधे ऑर्डर ब्लॉक के एज पर ऑर्डर नहीं डालते, बल्कि पहले प्राइस के उस जोन में आकर टैप करने का इंतजार करते हैं। जैसे ही प्राइस हमारे 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम वाले ऑर्डर ब्लॉक में पहुंचती है, हम अपनी स्क्रीन को 1 मिनट लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच कर लेते हैं। अब यहां हम उस जोन के अंदर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी MSS या फिर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी COCH बनने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो 1 मिनट लोअर टाइम फ्रेम पर हमें साफ MSS या COCH मिल जाता है, तो हम उसी मूव के अंदर बना हुआ एक FVG या फिर एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं और वहीं से अपनी एंट्री लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस उस FVG या ऑर्डर ब्लॉक के ठीक नीचे या ऊपर, यानी उस स्ट्रक्चर के इनवैलिडेशन पॉइंट पर रखा जाता है, और हमारा टारगेट हमेशा उस मूव के ऑनपोजिट हाई या लो की तरफ रखा जाता है। इस मेथड में फायदा यह है कि हम ब्लाइंडली एंट्री नहीं ले रहे होते, बल्कि प्राइस खुद हमें लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्म करके दिखाती है कि इंस्टीट्यूशंस सच में उस जोन से एक्टिव हुए हैं। यही वजह है कि कंफर्मेशन एंट्री में हमें रिस्क एंट्री के मुकाबले ज्यादा रिलायबल सेटअप्स मिलते हैं, और यही अप्रोच मैं अपनी खुद की ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपना चार्ट खोलें तो सबसे पहले उन बड़े मूव्स को ढूंढिए जिन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हो। फिर उस मूव से पहले वाली पिवट कैंडल को मार्क कीजिए। ये चेक कीजिए कि वहां एक साफ इंबैलेंस बना है या नहीं, और यह भी देखिए कि वो जोन अभी तक अनटचेड है या नहीं। जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाएं, तभी उसे अपना ऑर्डर ब्लॉक मानिए, और फिर चाहे आप रिस्क एंट्री लें या कॉन्फर्मेशन एंट्री, आपका ट्रेडिंग अप्रोच अब पूरी तरह इंस्टीट्यूशंस की फुटप्रिंट पर आधारित होगा, ना कि सिर्फ गेस वर्क पर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपसे नई वीडियो मिस ना हो